Okay, so today's topic is functions and functions हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। एक फंक्शन यूज़ किया था। आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में चेक करेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं एंड क्या इनका पर्पस है। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। अगेन आई कॉपी पेस्ट माई स्टार्टर टू फंक्शन। ब्राउज़र। एक चीज हमने ना अभी और नहीं करी है, वो है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स। हम जावास्क्रिप्ट को किस किस वेज में इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम वो टॉपिक भी इसके साथ ही कवर करेंगे। तो यूजुअली हम जो अपनी जावास्क्रिप्ट है इस टैग में लिखते थे, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को एक न्यू फाइल में बनाएंगे जावास्क्रिप्ट को, और उसको यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ। एस आर सी बेसिकली मैं इसमें अपनी सारी चीज़ें रखूँगा, लाइक कि इमेजेस, जावास्क्रिप्ट्स एंड CSS। इसमें मैं न्यू फोल्डर बनाया JS। इसमें न्यू फाइल बनाई functions.js। ठीक है। तो अब इस फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए हम कैसे करते हैं, आई गो टू functions.html। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, सेम रहता है ऑलमोस्ट। एंड आप ऊपर एक स्क्रिप्ट देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी है। तो मेन थिंग इज कि हमें उसका सोर्स देना होता है। तो यहाँ से मैंने script हटाया, क्लोज नहीं करता हूँ। सोर्स इज इक्वल टू, इसीलिए टाइप भी हम नहीं देंगे वैसे। अब सोर्स हमारा होगा स्लैश, इसी फोल्डर से रिलेटिव फोल्डर में आ, आप सोर्स। आप एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं ना ललित भाई? आपकी आवाज फिर से कट के आ रही है गौरव भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्विच कर रहा हूँ जरा अपना नेट ठीक स्विच है कर ठीक रहा है हूँ। ठीक है ठीक है। सोर्स के अंदर अब हमारा फोल्डर नेक्स्ट है JS, एंड JS के अंदर functions.js। हमने सिर्फ पाथ बता दिया। एंड वी गो टू ब्राउजर, रीलोड, इंस्पेक्ट, कंसोल, देयर इज नो एरर। एलिमेंट्स कंसोल, नो एरर। अगर मैंने इसको हल्का सा गलत कर दिया, सेव, रीलोड, यू विल सी दैट कि हमारी फाइल लोड नहीं हुई है एंड देयर इज वन एरर। ठीक है। तो मैंने अंडू किया, रीलोड किया, नो एरर। तो अब functions.js वर्क कर रही है। functions.js के अंदर हम डायरेक्ट अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके अंदर हम अपना कुछ भी लाइक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड इट वर्क्स सेम, एवरीथिंग सेम। अलर्ट 1 2 3 मैंने किया, तो देर इज एन अलर्ट। ओके। तो व्हाट इज अ फंक्शन? तो फंक्शन का मेन काम है काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को टुगेदर करना, कोड को रीयूजेबल बनाना, और मेन इज रीयूजेबिलिटी एंड कोड को करना। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं हम? फंक्शन लिखते हैं पहले, और फिर फंक्शन को फिर नेम देते हैं। हम कोई भी नेम दे सकते हैं, बट ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एक सेकंड। ठीक है, आई एम बैक। तो फंक्शन बेसिकली हम कोई भी नेम दे सकते हैं, रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने अपना फंक्शन सबसे फर्स्ट सबसे इजी लाइक सम बनाया। अब इस सम फंक्शन, दिस इज द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग ए फंक्शन। अब इस सम फंक्शन में हमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स? की जो भी हम प्रॉपर्टीज पास करेंगे वो कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लाइक कि
जो हमने प्रॉपर्टी से, अच्छा इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। एक बेसिक फंक्शन है, मैंने इसको सम को कॉल करा, राइट, फंक्शन डिक्लेयर करा एंड उसे डायरेक्ट कॉल कर दिया। कॉल करते वक्त आपका फंक्शन नहीं लिखना, सिर्फ नेम लिखना है एंड पेरेंसीज लिखनी है। आप जितनी बार मर्जी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लाइक आई कॉपीड मल्टीपल टाइम्स एंड इस फंक्शन में मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग सम कॉल्ड। तो मैं जितनी बार भी कॉल करूंगा, 1 2 3 6 बार, तो 6 मुझे मैसेजेस दिखाई देने चाहिए विच हैपन। तो दिस इज द मेन पर्सन। आपने लिखा तो एक बार था एक कोड को, एंड फिर उसको सम आपने बार बार कॉल कर दिया तो इट कॉल्ड 6 टाइम्स। लाइक कि अब हमारे पास काफ़ी सारी लाइन्स होती है, तो 5 लाइन्स ही हैं, 6 ही हैं, तो 30 हमारे पास मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये 30 मैसेजेस दिखा रहा। थिंग इज कि एक फंक्शन से हमने जितनी बार भी इसको कॉल करा, जितनी बार मर्जी कॉल सकते हैं, हमें डिफाइन एक बार करना पड़ा, हमें रिपीट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो अब फंक्शन में मैंने कंसोल हटाया, एक जो नेक्स्ट चीज होती है वो होता है रिटर्न। व्हाट इज रिटर्न? रिटर्न इज कि मैंने रिटर्न कर दिया 5। अब आप आउटपुट में देखेंगे नथिंग, ना ब्राउजर पर ना कंसोल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट इट मीन्स कि सम फंक्शन ने कुछ वैल्यू को रिटर्न किया है। जो रिटर्न्ड वैल्यू है वो हमें कैसे मिलेगी, लाइक फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग सम। तो मैंने एक बार कंसोल डॉट लॉग सम लगाया तो मुझे 5 मिल गया। जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है उस पर हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, हम कंसोल लगा सकते हैं, उसको वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, लाइक वेरिएबल सम इक्वल टू सम, कंसोल डॉट लॉग सम। ये 5 आ गया। अगेन सम इज नॉट ए फंक्शन। क्यों सम इज नॉट फंक्शन? एक फाइल में सम ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने दोबारा सम ले लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम रिजल्ट एंड सम रिजल्ट, रीलोड किया 5, राइट। हम इस रिटर्न वैल्यू का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम उसको कंसोल करें, चाहे हम उसको रीयूज़ करें, जैसे मर्जी। इस वैल्यू से जो भी फंक्शन से ओवरऑल ऑपरेशंस होकर निकले हैं वो एक सम रिजल्ट में आता है। एक फंक्शन में एक ही रिटर्न कॉल करता है, उसके बाद के नहीं। लाइक कि मैंने यहाँ पर रिटर्न 10 कर दिया तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। रिटर्न 5 के बाद कुछ नहीं, रिटर्न हो गया, इट्स फंक्शन इज एंडेड, आपको 5 वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, एंड रिटर्न एक ही होगा। इसके ऊपर आप कितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लाइक कि लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 20, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। बट मैंने रिटर्न 5 कर दिया, मैंने इन वेरिएबल्स का यूज़ ही नहीं करा, तो आउटपुट में हमें सिर्फ 5 मिलेगा। ये सारी स्टेटमेंट्स यूजलेस हो गई। तो तो रोहित हम भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिटर्न के बाद हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, राइट? रिटर्न के बाद कुछ भी यूज़ नहीं करते, ना प्रॉपर्टी, मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा रिटर्न के बाद वाला कोड। ओके। ठीक है, बट एरर्स तो आएंगे। जैसे मान लो मैंने ये कर दिया तो एरर आएंगे। ठीक ओके। है, तो वो कोड रन मतलब चेक करेगा सब सही है नहीं, बट एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करेगा रिटर्न के बाद। लाइक कि मैंने यहाँ इस रिटर्न को कमेंट कर दिया और 10 कर दिया, अब 10 आएगा, 10 दे दिया। ठीक है। राइट। तो रिटर्न के बाद वाला कोड इट वॉन्ट वर्क। तो कई बार होता है ना कि हमारे पास 10 कोड्स हैं, हम नीचे वाले कोड को चाहिए भी सही और हम कमेंट नहीं करना चाहते, तो उससे पहले हम रिटर्न लगाते हैं। लाइक कि मैंने एक कैलकुलेशंस करी थी और अब मैंने इसको रिटर्न सी कर दिया, तो अब इन 3 लाइंस का कुछ यूज़ हुआ है। कैसे? ए वेरिएबल यहाँ यूज़ हो गया, बी यहाँ यूज़ हो गया, फिर सी हमने रिटर्न कर दिया। अगर अब मैंने लेट डी इज इक्वल टू 20 कर दिया तो आप देख रहे हो हल्का सा कलर चेंज है। अभी आपको शायद जी। मेरी स्क्रीन पे ना दिखाई दे, बट हल्का सा कलर चेंज है, वो बता रहा है कि ये ग्रेड आउट है। और होवर कर रहे हैं तो ये दिखा भी रहा है डी इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, कि हमने वेरिएबल तो लिया है बट यूज़ नहीं करा, तो इट्स अनयूज वेरिएबल। तो अनयूज वेरिएबल्स की हमें जरूरत नहीं होती, तो आई विल रिमूव इट। अब मैंने रीलोड करा तो रिटर्न आ गया 30, क्योंकि सम जो है वो 30 है। अब रिटर्न मैंने करा ऊपर फिर से 5, तो 5 करते ही नीचे का कोड सारा ग्रेड आउट हो गया। वो हमें क्लियर बता रहा है कि ये कोड रन ही नहीं हो रहा। ये आपके
VS कोड में तो ये आपको पता चलेगा, या गुड एडिटर होगा पता चलेगा, सबलाइम या कोई और है तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, रिटर्न 5 हटाया, रीलोड करा, इट्स अगेन 30। अब व्हाट आर दी आर्गुमेंट्स, लाइक ए और बी को तो सम तो मैंने करना है, ए और बी को तो मैंने यही डिफाइन कर दिया, तो फिर इसका यूज कैसे होगा। अब मुझे चाहिए कि हर सम जो है वो अलग अलग सम को यूज करे। तो ये पहले जो तो मैं आपने ललित भाई एक क्वेश्चन है, ये जो आपने हाँ कीवर्ड यूज किया है लेट, हाँ बेसिकली आपने ये वेरिएबल तो आई थिंक, अच्छा वेरिएबल के लिए किया ना, हाँ, राइट? एक्चुअली कल वेर वाली और लेट। क्लास थी, ओके। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। लेट और कॉन्स्ट और वैर, हमारे पास तीन तरीके होते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। ओके। और वैर जो है वो ग्लोबल स्कोप रहता है। अभी ओके। अभी इतना ही बताते हैं, आप उस वीडियोस को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वो मैं ठीक है। देख। हाँ, जी तो जी। बेसिकली लेट से भी वेरिएबल डिफाइन हो रहा है। लेट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मतलब हम दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। लेट मीन्स हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसका स्कोप वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक ठीक है, उस ठीक। वीडियो में आपको मिल जाएगा जी कुछ जी। इस ओके। तरह। फंक्शन सम हो गया। अब मैं सेम चीज दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। Try to replace। मैंने डायरेक्ट सम को ही कंसोल डॉट लॉग कर दिया। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, 1 2 3, फिर से मैंने 6 टाइम्स कॉल लगाया, रिजल्ट सेम आ गया। बट एक्चुअली अब मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि मैं सम जो है ना अपनी मर्जी से कर सकूं, जो मुझे रिक्वायरमेंट हो उसी का ही सम कर सकूं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस ए डायनेमिक। तो ए डायनेमिक करने के लिए ए को मैं यहाँ एज ए आर्गुमेंट रख दूंगा और यहाँ से रिमूव कर दूंगा। बी को डायनेमिक करने के लिए यहाँ से रिमूव कर दूंगा और कॉमा देकर बी पास कर दूंगा। अब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे एन एन व्हाट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, अब थिंग इज कि जो ये सम वाली वैल्यूज हैं हमारे पास, मुझे ए और बी को पास करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट में 5 और 10 पास कर दिया, सेकंड में 1 2 कर दिया, थर्ड में 5 8 कर दिया, 7 9 कर दिया, 6 4 कर दिया, 10 4 कर दिया। तो हर एक का मुझे रिजल्ट ऑब्वियसली डिफरेंट मिलेगा। 15 3 13 16 10 14। तो मेन पर्पस अब सॉल्व हुआ है फंक्शन बनाने का, कि मैंने एक बार कैलकुलेशंस डिफाइन कर दी कि मुझे क्या करना है, और फिर मैंने उससे रिटर्न कर दिया। एंड फिर मैंने अपने आर्गुमेंट्स को अलग अलग भेज दिया, 5 10 1 2 5 8। तो ऐसे टाइप से आप कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं। लाइक सर जैसे मैंने, यस, सर ये मतलब रिटर्न फंक्शन तो समझ आ गया, रिटर्न सी क्यों यूज कर रहे थे सर? हम कंसोल डॉट लॉग सी कर सकते थे। हाँ। अब इन दोनों में ना फर्क होता है। फर्क ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब मेरा ये सम फंक्शन था, इस सम में ही मुझे कुछ और ऐड करना है। तो लाइक कि मैंने इसको एक वेरिएबल में लिया, लेट सम रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। अब मैं इसका रीयूज करना चाहता हूँ। रीयूज कैसे, कि मुझे सम रिजल्ट में प्लस करना है, जो भी उसका रिजल्ट आए उसमें 10 प्लस करना है। ठीक है, और अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ सम रिजल्ट। सेव किया, रीलोड किया तो स्टार्टिंग में 25 आ गया। और एक काम करता हूँ, मैं नीचे का कोड कमेंट कर देता हूँ, 25। अब बेसिकली कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसको यहीं कर देता ना, सी, और रिटर्न सी कमेंट कर दिया, तो दिस विल नॉट वर्क। मैं इस सम रिजल्ट इक्वल टू सम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां से कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा। तो सम रिजल्ट प्लस इक्वल टू 10 भी नहीं होगा और ये भी नहीं आएगा। रीलोड करा तो देखो 15 तो कंसोल डॉट लॉग अंदर से आ गया, बट वेरिएबल असाइंड नहीं हुआ, तो सम रिजल्ट में कोई वैल्यू नहीं आई, तो यहाँ पर आ गया नोट ए नंबर। ओके, तो रुको, मैं कंसोल डॉट लॉग सम रिजल्ट इससे पहले भी कर देता हूँ कि मुझे मिला क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने रिटर्न ही नहीं करा था। तो बेसिकली रिटर्न हम तब करते हैं जब हमें उस वैल्यूज को आगे भी यूज करने देना है। तो यूजुअली हमें आगे यूज करना ही होता है फंक्शंस में। बट कोई कोई केस ऐसा भी होगा जिसमें हमें यूज करना ही नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना है। तो उस केस में हम डायरेक्ट फंक्शंस में भी जो भी चीज़ है प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं।
बट रिटर्न करेंगे तो ही वो आगे वैल्यूज यूज हो पाएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। So again I'll do is I'll return C console.log uncomment, रीलोड करा, मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई। मल्टीप्लाई ओके, तो मैंने हर एक के अंदर console.log किया था इसलिए वो रिपीट हो गया। सेव, अब वैल्यूज थोड़ी सी कम हो गई। ये कंसोल हटा देता हूँ, ये पड़ा ओके। तो ऐसे ही मैं कितने भी फंक्शन बना सकता हूँ। सम बना दिया, मल्टीप्लाई क्या होगा a इंटू बी, ठीक है। और फिर मैं और भी फंक्शंस बना सकता हूँ, लाइक कि मैं खुद का फंक्शन बना सकता हूँ माई फंक्शन, जो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकता है। व्हाट इट विल डू इज पहले ए और बी का सम करेगा, ए कॉमा बी, और फिर उसमें मल्टीप्लाई वाला भी प्लस कर देगा, ए कॉमा बी, और इसका मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो मैंने इसी पे ही माई फंक्शन कॉल करा सेम पर, और सम भी कॉल करा। रिजल्ट इज समथिंग डिफरेंट, 65, 5 इंटू 10 50 प्लस 15 65। तो आप एक फंक्शन में कितनी भी स्टेटमेंट्स कर सकते हो, कितना भी बड़ा बना सकते हो। लाइक कि आपने कभी ध्यान है वो गेम खेला होगा कि आप माइंड में एक नंबर गेस करो, अब उसमें 20 ऐड करो, फिर -8 करो, फिर 15 ऐड करो। वो सारी कैलकुलेशंस आप लिख सकते हो, फिर अपना नंबर यहाँ भेज सकते हो और आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो फंक्शन बेसिकली आपने कुछ भी लाइक कोड को रीयूज करना है तो आप उसके लिए एक फंक्शन बना देंगे। एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डॉक्यूमेंट से, कि बेसिकली ये डिफाइन इन्होंने बताया हुआ है। फंक्शन कीवर्ड रखते हैं, फॉलोड बाय नेम आता है, फिर पेरेंसीज आती है। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस, सेम रूल्स एज वेरिएबल्स। ठीक है, तो अंडरस्कोर आ सकता है, डिजिट्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकता है, और डॉलर साइन भी आ सकता है। बेसिकली हैश या स्पेशल कैरेक्टर्स ये नहीं आ सकते। पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पेरेंथीज, दीज आर पैरामीटर्स। हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे सकते हैं, लाइक हम 10 दे दें, 15 दे दें, 2 दे दें, 1 दे दें, ये हमारी रिक्वायरमेंट पर है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये कंसेप्ट काफी लोगों को डाउट रहता है कि अच्छा जैसे ललित भाई, मैंने एक ये, क्वेश्चन था। हाँ हाँ। ये जो हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट ले रहे हैं, तो हम्म। ये डुप्लीकेट आर्गुमेंट ले सकते हैं, राइट? जैसे आपने ऊपर भी ए भी लिया था, सम में भी, हाँ मल्टीप्लाई में हाँ, भी नहीं आपने ए बी यूज कर ए लिया। दोबारा नहीं ले सकते। नहीं नहीं, कहने अच्छा अच्छा, बात हाँ हाँ समझो हाँ मेरी। हाँ 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 हाँ, समझ जी गया, जी। मैं समझ गया। कि बेसिकली जो आर्गुमेंट है ना वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा, वो फंक्शन के राइट। बाहर नहीं रहेगा। तो मान लो सम में भी ए बी है, मल्टीप्लाई में भी ए बी है, माई फंक्शन में भी ए बी है, तो वो सेम रहेगा। एंड सेकंड थिंग क्या है कि ना हम फंक्शन कॉल करते वक्त हम आर्गुमेंट्स खुद से भी पास करते हैं, तो वो भी हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। लाइक कि मुझे डायरेक्ट नंबर नहीं पास करना, मुझे कुछ और भी कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये सम 5 10 था, तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए, लेट where 1 is equal to 5, let where 2 is equal to 10। तो सेम 5 to 10 की जगह मैंने लिखा where 1 कोमा where 2। ठीक है। अब जो सब लोगों को कंफ्यूजन होती है ना वो ये होती है कि यहाँ तो मैंने where 1 लिखा है और ऊपर a लिखा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये where 1 और a का ना रिलेशन नहीं रहता। रिलेशन कैसे रहता है, सेम नेम होना जरूरी नहीं है। जो भी फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ से मैंने वेर वन भेजा, उसकी वैल्यू 5 थी, तो जो भी फर्स्ट पोजीशन में है ए है तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू 5 हो जाएगी। एंड वेर टू मैंने यहाँ से 10 भेजा, तो जो सेकंड पोजीशन पर है उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, ये वेर वन और ये ए बी दोनों नेम सेम होने जरूरी नहीं है, इट टोटली आर डिफरेंट थिंग्स। और बस पोजीशंस मैटर करती हैं। जो आप फर्स्ट पोजीशन पर भेजोगे वो फर्स्ट पोजीशन के उस आर्गुमेंट में चली जाएगी, जो सेकंड पोजीशन पर भेजोगे वो सेकंड में चली जाएगी। लाइक कि अब मैं इसको console.log ए बी और कर देता हूँ, ए कोमा बी। तो मैंने केसेस में क्या करा है, यहाँ पे वेर वन पास किया है, वेर टू पास किया है, इधर 5 10 नीचे डायरेक्ट पास किया है।
और मैंने ये रीलोड करा तो ये देखो 510 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो बेसिकली where1 हो चाहे कुछ भी हो, डायरेक्ट मैं अच्छा अलग अलग भी कर सकता हूँ। पहले मैंने where1 पास कर दिया और फिर मैंने 18 पास कर दिया। आई कैन डू दिस ऑल्सो। तो आउटपुट में 5 मिल गया एंड 18 मिल गया, राइट। राइट। तो इसको आप किसी भी तरीके से पास कर सकते हो, आप किसी और फंक्शन को भी पास कर सकते हो। लाइक कि मैं नीचे सम 510 में एक और सम पास कर देता हूँ। क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आ रहा है 18 और where1 का, यानी कि 23, वो इसमें पास हो जाएगा। तो अगर हम इस आर्गुमेंट्स को देखेंगे तो ये 23 एंड 10 आ गया। मैं दोनों में भी दोबारा पास कर सकता हूँ। तो अगेन ये आ गया हमारे पास 23 एंड 23, राइट। तो आप इसमें कुछ भी पास कर सकते हो, कोई भी वैल्यूज। आप इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। मैंने 5 और 10 एज ए स्ट्रिंग पास कर दी। तो आपके पास देखो 51050 आ गया, राइट। ये वही वाला हमारा प्रोसेस जी चला जी है जी। जो हमने पहले रीड करा था। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास वैल्यूज आए, आपको पता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप अपने कोड में पार्स इंट लगा दो। भाई ए आएगा वो भी पार्स इंट होगा, बी आएगा वो भी पार्स इंट होगा, फिर मेरी कैलकुलेशंस होंगी। तो ये मैंने यहाँ पार्स इंट लगाया ए पर और फिर मैंने पार्स इंट लगाया बी पर। अब मैंने रिलोड करा तो देखो वैल्यूज तो चाहे मैंने 5 और 10 स्ट्रिंग बेची थी, बट रिटर्न मुझे नंबर ही हुआ है, इंटीजर ही हुआ है। ठीक है। तो इस फंक्शन से हमने पास इंट भी कर लिया। तो आर्गुमेंट्स मतलब आप किसी भी टाइप से भेज सकते हो, कैसे भी भेज सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और फंक्शंस में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। फंक्शन इन्वोकेशन रिकॉर्ड में फंक्शन इन्वोकेशन बेसिकली यही है, फंक्शन को कॉल करना। लाइक कि आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, जब आप उसको कॉल कर रहे हैं तो वो रन होता है। ठीक है। रिटर्न रिटर्न मैंने अभी आपको बताई है कि वेरिएबल में अगर आपको डेटा सेव करना है तो आपको रिटर्न करना होगा। वाई फंक्शंस डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। You can use the same code many times with different arguments. Operator invokes a function returning to so using the example to see the function relevant to the ठीक है। ये जो एग्जांपल है ना, देखो इसमें इन्होंने क्या किया है, 2 सेल्सियस नाम का एक फंक्शन बनाया। और 2 सेल्सियस को जब इन्होंने कॉल या इन्वोक किया तो आगे पेरेंसीज नहीं लगाई हैं। तो जब हम पेरेंसीज नहीं लगाते तो जो फंक्शन होता है उसका रिटर्न या एग्जीक्यूट ना होके जो कोड होता है उसके अंदर वही का वही रिटर्न हो जाता है। ठीक है। तो ये देखिए फंक्शन 2 सेल्सियस ये रिटर्न हुआ है। अ, और या फिर मैं इसको अलर्ट करके भी दिखाऊं तो ये हमने पूरा का पूरा फंक्शन अपने ब्राउजर पर देख लिया अलर्ट में। ठीक है। तो आपको ये आप ये पेरेंसीज लगा। ये हाँ आप यही बताइए। बोल रहे हैं ना ललित भाई, जो ये इज इक्वल टू के बाद 2 सेल्सियस है, इस पे जो पैरेंथेसिस नहीं है, राइट? हाँ पेरेंसीज नहीं है, अगर ये पेरेंसीज नहीं लगाई हैं तो वो फंक्शन पूरा का पूरा एज इट इज रिटर्न हो गया, वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो आपको पेरेंसीज लगानी जरूरी होती हैं। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एक्सेसिंग ए फंक्शन विदाउट पेरेंसीज विल रिटर्न द फंक्शन डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ द फंक्शन रिजल्ट। वो उसकी डेफिनेशन को रिटर्न कर देगा। ठीक है। फंक्शन यूज्ड एज वेरिएबल वैल्यूज, वही कि हमने एक वेरिएबल में ले लिया और उसमें मर्ज कर दिया, फिर हमने एक वेरिएबल में ले लिया उसको मर्ज कर दिया। लोकल वेरिएबल्स टेस्ट योरसेल्फ विद एक्सरसाइजेस, ओके ये इनपुट में ही यूज हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है। तो फंक्शंस अभी इतना ही है। बट सर भाई हाँ। स्क्रीन जूम कर दो सर थोड़ी सी, वो अच्छा वो सोनिया रीड, लिख रहे हैं, उन्हें फॉन्ट ओके नहीं ओके, दिख रहा। रीड नहीं हो रहा, ओके। नॉट विजिबल, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि फंक्शंस में इतना ही है। एंड फंक्शंस को हम आगे काफ़ी यूज़ करेंगे आगे चलकर, एंड तब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बट अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं हर चीज़ का, जब इसको यूज़ करना सीखेंगे तो होगा। ऑलरेडी हम एक फंक्शन को यूज़ कर चुके हैं और आपको वैसे थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा।
अब जो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एंड इसके बाद है हमारे पास इवेंट्स। तो व्हाट आर इवेंट्स? अच्छा, ये अभी तो 130 एक टॉपिक और कवर कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट आर इवेंट्स? इवेंट्स बेसिकली क्या है कि आपके पास ब्राउजर पे आपकी ये साइट है, ठीक है, और आप कुछ भी इवेंट कर रहे हैं। इवेंट क्या कहलाती है? जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, दिस इज एन इवेंट। आपने एक बटन था, उस पर क्लिक करा, इट इज एन इवेंट। आपने एक बटन के ऊपर माउस लेकर गए, इट इज एन इवेंट। तो कुछ भी इवेंट हो, उस इवेंट पर कोई एक्शन हमें लेना हो, तो उस इसका हम काफ़ी मतलब अपनी जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं कि ब्राउज़र पे कुछ इवेंट पर हम कुछ अपने एक्शंस रन करें या कुछ फंक्शंस रन करें। ठीक है, तो इवेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, वो है जैसे कि इवेंट को हम बेसिकली पहले डिफाइन कैसे करते हैं। तो हमने अपने पिछली क्लासेस में ऑन क्लिक डिफाइन किया था, तब आपको ऑन क्लिक का नहीं पता था। तो इवेंट इज़ एन एट्रीब्यूट। तो कोई भी एक एलिमेंट हो, लाइक डिव हो, एंकर हो, कुछ भी हो, उस पर आप इवेंट बताओगे कि क्या इवेंट है, और उस पर कुछ भी जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फंक्शन को नाम देके उसे कॉल कर सकते हो। तो सबसे बेसिक एग्जांपल जो है इवेंट का, वो है ऑन क्लिक। तो हमने अपने बटन टैग पर एक ऑन क्लिक, बटन एलिमेंट पर एक ऑन क्लिक एट्रीब्यूट दिया। ऑन क्लिक की वैल्यू में इन्होंने एक जावास्क्रिप्ट लिखी, और उस जावास्क्रिप्ट में इन्होंने डेट फंक्शन को रन कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे क्लिक करा द टाइम इज पर, तो डेट आ गई, राइट? तो इन्होंने कैसे किया हुआ है, ऑन क्लिक पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू डेट। तो डेट फंक्शन से जावास्क्रिप्ट में हमें बेसिकली ना डेट मिल जाती है। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो प्री डिफाइंड है, और वो हम अभी आगे जाकर धीरे धीरे उन्हें लर्न करेंगे। एंड फिर इन्होंने एक पी आई डी इक्वल टू डेमो दिया हुआ है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो डेमो के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, उसके इनर एचटीएमएल में डेट चली जाए। तो इस पे इन्होंने क्लिक करा और डेट आ गई, रन करा मैंने दोबारा, क्लिक करा और डेट आ गई, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के क्लिक पर हमने कुछ किया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी इवेंट्स होती हैं हमारे पास। ओके, इस एग्जांपल में क्या किया हुआ है इन्होंने, दिस डॉट इनर एचटीएमएल। अभी तक हम लोगों ने दिस कीवर्ड नहीं पढ़ा, तो व्हाट इज दिस? दिस बेसिकली जिस भी एलिमेंट पर क्लिक हो रहा है, और तो ऑन क्लिक की इवेंट में, तो दिस वही खुद एलिमेंट कहलाएगा। तो क्या होगा, द टाइम इज पे, जब मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे, तो यहीं रिप्लेस होकर हमारे पास डेट आ जाएगी। तो मैंने क्लिक करा, तो ये डेट आ गई, राइट? मैं इस पे दोबारा भी क्लिक कर सकता हूँ। क्यों क्लिक कर सकता हूँ? क्योंकि सिर्फ इसका जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज है, ऑन क्लिक हमेशा वही रहेगा। तो मैंने जब दोबारा क्लिक करा, तो यहाँ देखो 132 थी 46 सेकंड, अब 133 एंड 1 सेकंड हो गया, 133 3 सेकंड्स हो गया, राइट? नेक्स्ट थिंग हमारे पास ऑन क्लिक डिस्प्ले डेट। तो डिस्प्ले डेट बेसिकली इन्होंने थर्ड एग्जांपल हमें बताया कि एक इन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन के थ्रू इसको रन कर रहे हैं। तो द टाइम इस पर इन्होंने फंक्शन रन किया, व्हाट इज द फंक्शन, डिस्प्ले डेट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड कर दिया, राइट? अब इवेंट्स एक्चुअली में हैं क्या क्या जो काफ़ी यूज होती हैं। ऑन क्लिक, द यूजर क्लिक्स एन एलिमेंट ऑन चेंज। जैसे ही एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑन चेंज क्लिक होगा। ऑन माउस ओवर, हम किसी एलिमेंट के ऊपर माउस लेकर जा रहे हैं। ऑन माउस आउट, हम एलिमेंट से माउस वापस लेकर जा रहे हैं। ऑन की डाउन, हमने कीबोर्ड की कोई की प्रेस करी है एलिमेंट को फोकस में रखते हुए। ऑन लोड, तो ब्राउजर ने अपनी लोडिंग फिनिश कर दी है, ठीक है। तो अगर और रेफरेंस में इवेंट्स को समझना है, तो डोम इवेंट्स का लिंक है, इसमें बहुत सारी इवेंट्स को डिफाइन किया हुआ है। और जो मोस्टली यूज़ होती है ना, वो क्लिक होती है, ऑन चेंज होती है, यूजुअली ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अभी इसको धीरे धीरे आप लोग एक एक दो दो या चार चार पांच पांच डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, पेज लोड, क्लोज, क्लिक, दिस दिस दिस, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट का हम ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुके हैं। जो हमने फॉर्म बनाया था, उसमें सबमिट बटन पे हमने क्लिक करा था। ऐसे ही हमारे पास जब फॉर्म्स होते हैं, तो फॉर्म टैग के ऊपर हम ऑन सबमिट इवेंट लगा सकते हैं। वो बताता है कि फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो इवेंट्स क्लियर हैं, किसी को कोई भी डाउट इवेंट्स में? एंड दिस कीवर्ड भी क्लियर है।
जी यस सर। ओके ग्रेट। आगे थोड़ा सा कर लें, एक फॉर्म बनाकर उससे मैं आपको इवेंट्स को चलाना दिखा दूं दोबारा से, या बहुत है आज के लिए? strings is already storage string methods। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं हम स्टडी में। तो स्ट्रिंग्स आपको ऑलरेडी पता है कि टेक्स्ट होता है, जो भी एक टेक्स्ट है इट इज़ ए स्ट्रिंग। तो हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स हैं कुछ अवेलेबल ऑलरेडी। तो स्ट्रिंग मेथड्स क्या है, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है कोई भी, मुझे इस टेक्स्ट में काउंट करना है कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं। तो मैं सिंपल टेक्स्ट डॉट लेंथ करूंगा, मुझे पता चल जाएगा इसमें इसकी लेंथ क्या है। तो लाइक कि ये इन्होंने लिया टेक्स्ट डॉट लेंथ किया, आंसर इज 26। मैंने इसको चेंज कर दिया, रन करा, आंसर 37। स्पेस दे दिए, थोड़ा और चेंज कर दिया, रन किया, आंसर 57। तो टेक्स्ट डॉट लेंथ गिव्स अस इट्स आई थिंक वेद लेंथ। भाई ये स्पेस को तो काउंट नहीं करता होगा ना? करता है कि एक दो ये काफी स्पेस दे दिया मैंने, रन करा, ये लेंथ बढ़ गई। ओके, करता है, ओके। ठीक है, बेसिकली कोड्स के अंदर होना चाहिए स्पेस, वो दिखाई चाहे ना दे हम उसको ब्राउजर पर अगर करें, बट वो काउंट जरूर करेगा। ओके। तो एक काम करते हैं, जैसे कि डेमो है हमारे पास, एक हमने और दे दिया स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग के इनर एचटीएमएल में टेक्स्ट को ही भेज दिया, और बीच में मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए, रन करा। तो देखो वैसे स्पेसेस गायब हो गए हैं। ठीक है, एक ही स्पेस आ रहा है जहां पर मल्टीपल स्पेस है, बट स्ट्रिंग लेंथ तो सिर्फ 76 ही रहेगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग। लाइक कि आपको ऑब्वियसली इट्स क्लियर कि आपको एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को सर्च करना है। तो हमारे पास मेन स्ट्रिंग थी प्लीज लोकेट वेयर लोकेट योर सेल्फ, एंड फिर मैंने सर्च करा स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, उसमें लोकेट आर्गुमेंट दिया, रन करा तो उसने बता दिया 7th नंबर पर है। हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, और स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ में हमने हेलो डाल दिया, रन करा तो उसने बता दिया -1। मैच ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एच मेरा स्मॉल है। मैंने कैपिटल करा, 0, तो इट्स सेज कि 0 नंबर पर है। अब मैंने यहाँ पर वर्ल्ड सर्च करा तो इट सेज कि 6 नंबर पर है, राइट। तो स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ बेसिकली आप किसी भी स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को सर्च करना हो तो ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब एक ही स्ट्रिंग में अगर एक लाइन 2 बार है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ आ गया, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड करा मैंने, 2 बार वर्ल्ड डाल दिया, रन करा तो 6 आ रहा है। बट इसी में ही अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर लूंगा तो वो मुझे लास्ट इंडेक्स बता देगा कि कौन सी है, तो इट इज ऑन 12। मैं एक वर्ल्ड और ऐड कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड, तो ये चेंज हो जाएगा 24। और अगर मैं सिर्फ इंडेक्स ऑफ रखूंगा तो ये फर्स्ट अक्रेंस बता देगा। ओके। अच्छा, एक चीज और है, आपने ट्रू फॉल्स पढ़ा था, ठीक है, इफ कंडीशन अभी तक पढ़ी है। अब उसमें क्या होता है ना कि आपकी जो वैल्यू है, रिजल्ट आया है, हम 0 को क्या मानते हैं? फॉल्स। अब मान लो एक मैं आपको केस दिखाता हूँ कि हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड में मैंने इंडेक्स ऑफ हेलो निकाला, आउटपुट में आया 0। अब आपने इफ चेक लगाना चाहते हो कि इफ फॉल्स, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस कॉपी एंड एल्स कर दिया, पेस्ट। तो ये आ गया, तो पॉज ना करके हमने करा फाउंड, और यहाँ पर हमने करा स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है,
अब मैंने रन किया तो आउटपुट क्या आया, स्ट्रिंग नॉट फाउंड। एक्चुअली हम तो हेलो वर्ल्ड में हेलो ढूंढ रहे हैं, वो तो हमें मिल गया, बट फिर भी स्ट्रिंग नॉट फाउंड आ रहा है। अब मैंने हेलो के आगे जस्ट एक स्पेस दे दिया एंड इसको रन करा तो इट से स्ट्रिंग फाउंड। क्या डिफरेंस हो गया कि जो पहले पोस्ट की वैल्यू आ रही है पहले 0 थी और अब वो 1 हो गई। 1 हो गई है। ठीक है, तो ये अक्सर हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं कि जब भी हम सर्च का कोड लगाते हैं तो हमें यहाँ पर एक्चुअली कोड लगाना होता है कि 0 पोजीशन बता रहा है, 0 ये नहीं बता रहा कि आपकी वैल्यू नहीं मिली है। तो क्या चीज बताती है, -1 बताती है कि आपकी वैल्यू नहीं मिली है। तो अगर आप यहाँ लगाओगे नॉट इक्वल टू -1, अगर आपकी पोस्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है तो वो स्ट्रिंग नहीं मिली है, वरना वो मिली है। तो अभी स्ट्रिंग फाउंड आ रहा है। अब मैंने स्पेस हटा दिया, रन करा, तब भी वो स्ट्रिंग फाउंड आ रहा है, राइट। तो डायरेक्ट आप इफ पोस्ट नहीं यूज कर सकते, इफ में आपको पोस्ट नॉट इक्वल टू -1 करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ विल रिटर्न -1 व्हेन इट इज नॉट फाउंड, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रिंग 0 पर भी हो सकती है, राइट। अब मैं बैक आया, इंडेक्स ऑफ लोकेट, लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट, सर्च, positions of the match. अब हमारे पास 10 सर्च मेथड सजेस्ट 7 लोकेट 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सेम आ रहा है और इंडेक्स ऑफ में भी सेम आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये बता रहे ना, द टू मेथड्स इंडेक्स ऑफ एंड सर्च आर इक्वल, यस, they accept the same arguments, return the same values. The two methods are not equal, these are differences. Method cannot take a second position argument. Method cannot take powerful search values. ठीक है, ओके। तो बेसिकली ना हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, सर्च के अंदर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस अलाउड होते हैं, इंडेक्स ऑफ में अलाउड नहीं होते हैं। और इंडेक्स ऑफ में एक हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट की ऑप्शन है जो हमने डिस्कस नहीं करी। both methods have the second parameter, second position for the search allows another backwards from the second parameter is 15. The search starts as position 15 and searches to the beginning of the string. ठीक है, बेसिकली सेकंड आर्गुमेंट का क्या मीनिंग है 15 का, कि वो प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, उसने बैक से पहले 15 कैरेक्टर्स को स्किप कर दिया, उसके बाद उसने सर्च किया, राइट। लाइक कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को स्किप करूंगा, यहाँ पे 21 रिजल्ट आ रहा है, रन करा तो 7 रिजल्ट आ गया। ठीक है, सॉरी, ये इंडेक्स ऑफ है तो इसने फर्स्ट फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को स्किप कर दिया, यानी सिर्फ पीएल को। अब मैंने यहाँ पर अगर 20 कर दिया, रन करा तो आंसर इज 21। अगर मैंने यहाँ 10 कर दिया क्योंकि वो 7 पर है, रन करा तो आंसर इज 21। और 8 कर दिया, रन किया तो आंसर इज 21। जैसे ही मैं उससे हल्का सा कम कर दूंगा 4, तो आंसर इज 7। बेसिकली 4 कैरेक्टर स्किप कर देता है। तो इंडेक्स ऑफ एंड सर्च में यही फर्क है कि एक तो सेकंड आर्गुमेंट नहीं है सर्च में, और सर्च में रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज हो सकते हैं और इंडेक्स ऑफ में नहीं हो सकते। Extracting string parts. There are 3 methods: slice, substring, substring. ओके, बेसिकली ना ये जो फंक्शंस हैं आपके स्ट्रिंग मेथड्स, ये सिंपल सिंपल फंक्शंस हैं, आप इनको रीड करते जाओगे आपको यूजुअली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप आज इनको गो थ्रू करना सारे मेथड्स को, स्ट्रिंग मेथड्स को। तो जो भी आपको नहीं समझ में आएगा तो कल उसको डिस्कस करना। तो ये सारे फंक्शंस आपने खुद रीड करने हैं, ठीक है, क्योंकि देयर आर टू मैनी। और स्ट्रिंग्स हो गया, इवेंट्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कल तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे स्ट्रिंग मेथड्स को इस डॉक्यूमेंट से रीड कर लेना, और नंबर्स एंड नंबर्स मेथड्स को भी रीड कर लेना। ठीक है, तो जेएस नंबर्स, वही नंबर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर उसके बाद इसी टाइप से जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वैसे ही नंबर के भी मेथड्स हैं। तो आप जेएस ट्यूटोरियल में स्टार्टिंग से लेकर जेएस नंबर मेथड्स तक कल रीड करके आए प्लीज। किसी को अभी डाउट?
ओके ग्रेट, तो सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू।